नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कृषि पाठशाला पर स्वागत है। आज हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो क्रॉप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके अंतर्गत आज हम सभी लोग बाजरे पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाजरे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, फिर प्रत्येक पहलू पर इसके बात करेंगे अच्छे से। एक भी पॉइंट कोशिश करेंगे छूटने ना पाए, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी तथ्य पर हम सभी लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों वानस्पतिक नाम इसका समझते हैं, क्योंकि वानस्पतिक नाम कई बार पूछा जाता है। तो इसका वानस्पतिक नाम पेनिसेटम ग्लोकम है। अच्छा, कई पुस्तकों में आपको अलग प्रकार से भी मिल सकता है। ये अमेरिका तथा भारत में कुछ अलग ऐसे करके अलग अलग आपको नाम देखने को मिल सकते हैं, पर आप एक पेनिसेटम ग्लोकम को याद रखिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसी को मैंने लिया। बाजरे का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम ग्लोकम है। अच्छा, इसके कुल की बात करें, जो बाजरा है दोस्तों, इसका कुल क्या है? ग्रैमिनी। ग्रैमिनी को हम सभी लोग पोएसी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम, तो 2n बराबर 14 को लेकर के भी कहा जाता है इसको। 2n बराबर 14 मान लेते हैं, ठीक है। तो n की अगर बात की जाए तो 14/2 तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। तो आप इसको n बराबर 7 भी लिख सकते हैं। कितना? तो n बराबर 7 भी लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसको n बराबर 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2n बराबर 14, इसको n बराबर 7 भी कह सकते हैं। कुल की बात करें तो इसका ग्रैमिनी या फिर पोएसी के नाम से इसको हम सभी लोग फैमिली किसकी समझ सकते हैं। अच्छा, जो दाना होता है दोस्तों, दाने में करीब 80% फास्फोरस जो होता है फाइटेट के रूप में उपस्थित होता है। कितने? जो 80% जो होता है फास्फोरस दोस्तों, 80% जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस या फाइटेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? तो फाइटेट के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऊपर लिखा भी है दोस्तों कि जो 80% फास्फोरस है फाइटेट के रूप में उपस्थित रहता है। जो बाजरे के दाने होते हैं उसमें करीब 80% फास्फोरस किसके रूप में? तो फाइटेट के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम सभी लोग इसके आगे बात करते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर के। तो जो बाजरे के दोस्तों उत्पत्ति है, इसको वर्ष 1937 की अगर हम बात करें तो वर्थ महोदय के अनुसार, ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका भारतवर्ष था। जबकि कुछ वैज्ञानिक दोस्तों इसको अफ्रीका भी मानते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? तो वर्थ के अनुसार बाजरा का उत्पत्ति स्थल जो है भारत है दोस्तों, ठीक है। जबकि कुछ वैज्ञानिक इसके हैं, जो कुछ महानुभावों के द्वारा बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। अच्छा, अफ्रीका को मानने के पीछे कारण क्या है? तो अफ्रीका को मानने के पीछे कारण यह है कि करीब जो 32 जातियां हैं इसकी, जो बाजरे की 32 प्रजातियां हैं, उनमें से करीब 30 जो है अफ्रीकी देशों में पाई जाती हैं। तो उसके बहुमत के आधार पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अफ्रीका को इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि वर्थ 1937 के अनुसार अच्छा दोस्तों, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं आपको सही कर दूंगा, इतना सीरियस मत लेना। वर्थ 1937 के अनुसार बाजरा का उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष है, ठीक है। वर्थ महोदय ने वर्ष 1937 में भारत को इसका बाजरा का जो उत्पत्ति स्थल बताया था। वहीं कुछ वैज्ञानिक अफ्रीका को बाजरा का जन्म स्थान मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाजरा की जो 32 जातियां हैं दोस्तों, 32 जातियों में 30 जातियां करीब अफ्रीकी देशों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लिहाज से इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका को भी माना जाता है। तो आप दोनों याद रखिए। मान लेते हैं आपसे कुछ भी पूछा जा सके तो आप सभी लोग बता सकेंगे, ठीक। मान लेते हैं कि वर्थ के अनुसार ही बाजरे के उत्पत्ति स्थल पूछ लिया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे हमने तो अफ्रीका को पढ़ा था। तो आप सभी पहलुओं पर बात करें, अच्छे से समझें। अच्छा, मैंने पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट के रूप में, थ्योरी के रूप में शामिल किया, इसमें फैक्ट को बहुत ही कम कोशिश किया। बाद में जो भी फैक्ट हैं उनको भी शामिल किया ताकि आपके छूटे ना। तो पहले थ्योरी के रूप में आपको आसान रहेगा याद करने में। तो वर्थ महोदय ने क्या बताया था? वर्थ महोदय की अगर हम बात करें वर्थ के अनुसार, तो अब था है इसमें था तो भारत हो गया आपका। वर्थ के अनुसार भारत हो गया, जबकि वैसे दोस्तों अफ्रीका को इसका उद्गम स्थल माना गया। अफ्रीका को इसका उद्गम स्थल माना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 32 जो प्रजातियां हैं, 32 में से 30 दोस्तों अफ्रीकी देशों में पाई गई हैं, इसीलिए 30 अफ्रीकी देशों में शामिल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वितरण और क्षेत्रफल बात करते हैं। जो बाजरा है दोस्तों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहां पर वर्षा कम होती, पहले मैं समझाऊंगा दोस्तों, फिर बाद में आपको पीडीएफ भी बताऊंगा ताकि आप सब लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो पहले समझ लीजिए, फिर पीडीएफ भी हम पढ़ेंगे। तो बाजरे का जो एक प्रकार से हम कहें, बाजरा वहां के लिए अच्छी किस्म मानी जाएगी जहां पर कम अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, हल्का फुल्का शुष्क इलाके हैं, वहां पर हम कह सकते हैं कि बाजरा एक अच्छी किस्म के रूप में साबित हो सकती है दोस्तों। अच्छा, कुछ ऐसे मान लेते हैं जो अधिक वर्षा वाले इलाके हैं, जैसे कि आपका पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे कि असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया,
तो इन सब में अपेक्षाकृत वर्षा अधिक होती है। तो इन स्थानों को हम अगर छोड़ दें तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से करी जा सकती है। अच्छा, बाजरा दोस्तों, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में इसके खेती करी जाती है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो ये सभी क्षेत्र हैं ये करीब 87% उगाते हैं। बाजरे की खेती का करीब 87% क्षेत्र इन्हीं में शामिल है। अब हम सभी लोग पीडीएफ पे अपना समझते हैं कि कम वर्षा वाले स्थानों के लिए बाजरा एक अच्छी फसल है। कहने का तात्पर्य है जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है उन इलाकों के लिए जो बाजरा है दोस्तों एक अच्छी फसल है। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, कहने का तात्पर्य है कि पूर्वोत्तर राज्य, जैसे कि दोस्तों एक छोटा सा मैं नक्शा आपको बनाए दे रहा हूं समझने के लिए। ये हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे, और तो ये हो गया थोड़ा ऐसे, ये हो गया आपका इलाका नेपाल का, ये हो गया आपके पूर्वोत्तर भारत का, फिर ये ऐसे करके ये बांग्लादेश हो गया इधर। तो ये दोस्तों एक अमूमन हम कह सकते हैं कि भारत देश का नक्शा है। तो ये वाले जो इलाका है इसका कौन सा, पूर्वोत्तर भारत का ये वाला इलाका, ये सभी जो इलाके हैं दोस्तों अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है। अपेक्षाकृत यहाँ पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन इलाकों को अगर हम छोड़ दें तो करीब जैसे बंगाल, असम, ये सभी जो इलाके हैं इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जाती है। या राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जो कि देश के कुल बाजरा उत्पादन क्षेत्र का 87% क्षेत्र इन्हीं राज्यों में है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि किसका आपका हो गया राजस्थान, कौन सा, तो राजस्थान हो गया, ठीक है, प्लस महाराष्ट्र, राजस्थान प्लस महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया प्लस महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ठीक है, तथा हरियाणा। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी तथा हरियाणा, इन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कुल बाजरा उत्पादन क्षेत्र का करीब 87% भाग इनमें शामिल है। कितना, तो 87% भाग जो है इनमें दोस्तों शामिल है। ठीक है। तो ये 87% एरिया कवर किए हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो समझ गए ना कि जिसका तात्पर्य है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इनकी खेती अच्छे से की जा सकती है। अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, कुछ पूर्वोत्तर इलाकों को अगर हम छोड़ देते हैं तो जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सभी करीब 87% का एरिया कवर किए हुए हैं बाजरा उत्पादन को लेकर के। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अलग से समझते हैं कि जैसे जो राजस्थान दोस्तों करीब 45% एरिया तो राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। तो इसी के लिहाज से हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक प्रकार से या बाजरे का सबसे बड़ा या सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है। अच्छा, इसका जब एरिया 45% है तो इसको हम सभी लोग धान्य फसल भी यहाँ की मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि बाजरा यहाँ की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुख्य धान्य फसलों में शामिल है। ठीक है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा देश की महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी के रूप में उल्लेखित है। ठीक है। राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया, हरियाणा देश की महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी। कभी कभी एक बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, टीजीटी में भी आया हुआ, पीजीटी में भी, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी है, तो राजस्थान प्लस गुजरात प्लस हरियाणा ये सभी महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी के रूप में शामिल है। तो अगर हम जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा ये करीब 87% आपका एरिया कवर किए हुए हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, इनके पास कुल एरिया करीब 80% है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पर अगर हम नजर डालते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा का स्थान दोस्तों गेहूं, धान तथा मक्का के बाद आता है। ठीक है। जब हम उत्तर प्रदेश के, हालांकि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो वही कहने का तात्पर्य है, जब हम उत्तर प्रदेश पर अगर हम नजर डालें तो क्षेत्रफल के लिहाज से बाजरा का स्थान गेहूं, धान, मक्का के बाद आता है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ मंडल्स की बात करें तो कानपुर, बरेली, आगरा, इन सभी क्षेत्रों में बाजरे की खेती होती है। अब हम सभी लोग अपनी पीडीएफ पर देखें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा तो टॉपिक, और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो राजस्थान का 45% एरिया,
राजस्थान में इसका करीब 45% एरिया है, ठीक। अतः इसे राजस्थान के प्रमुख धान्य फसल कह सकते हैं। तो एक प्रकार से इसकी राजस्थान की जो प्रमुख धान्य फसल कह सकते हैं, क्योंकि यह करीब 45% एरिया अपने में समाहित किए हुए हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा देश की महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी है। देश की महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा है, ठीक है, क्योंकि कुल क्षेत्रफल का करीब 80% इनके पास है। अब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा का स्थान गेहूं, धान, मक्का के बाद आता है। तो करीब उत्तर प्रदेश की अगर जैसे कि यूपी की बात करते हैं तो गेहूं, फिर धान, फिर मक्का, फिर बाजरा का स्थान आएगा। तो गेहूं, धान, मक्का, फिर बाजरा हो गया आपका। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम गेहूं की जो बाजरा इसकी खेती की बात करें, किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती करीब करी जाती है, तो आपकी हो गई आगरा, बरेली, कानपुर, इन मंडलों में उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती आमतौर पर करी जाती है दोस्तों। ये तो हो गया इसके, ठीक है, किन किन मंडलों में बाजरा की खेती करी जाती है। और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा को महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी है, इसको भी नोट कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी, महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी, महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी दोस्तों कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये करीब कितना शामिल किए हुए हैं अपने अंदर परसेंटेज, तो करीब आपका 80% इनके पास शामिल है दोस्तों। ये हो गया 80% महत्वपूर्ण बाजरा पट्टी के रूप में इनके पास एरिया है, ठीक है। तो हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बात कर ली। अब हम इसके लिए जलवायु पर बात करेंगे। इसके लिए जलवायु कैसी है, तो जलवायु का तात्पर्य यही है कि जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा हो, अधिक वर्षा वाले इलाकों में इसकी खेती उचित नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें सूखा सहन करने की जो शक्ति होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्वार का जो पौधे होते हैं उनसे अधिक होती है। जो ज्वार की फसल है उनसे अपेक्षाकृत सूखा सहन करने की शक्ति अधिक होती है। जब पौधा बढ़ रहा हो, पौधे की जब वानस्पतिक वृद्धि हो रही हो, तो उस समय जलवायु इसके लिए किस प्रकार की अच्छी रहती है, तो नम तथा उष्ण जलवायु, ठीक है। जब पौधा बढ़ रहा होता है तो उसके लिए नम तथा उष्ण जलवायु आवश्यक होती है। अच्छा, जब एक प्रकार से हम कहें कि जैसे फसल में जब फूल लग रहे हो, ठीक है, या फिर पक रहे हो, तो उस समय स्वच्छ आकाश तथा तेज धूप या तेज तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जैसे जब बाजरे में जब फसल बाजरे की जब पक रही होती है, अगर उस समय वर्षा होती है तो उस समय उसमें कंडुआ रोग लगने का खतरा रहता है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको भी दोस्तों। जलवायु की बात करें तो कम वर्षा वाला क्षेत्र सूखा सहन करने की शक्ति ज्वार से अधिक होती है, ठीक है। तो एक बार प्रश्न आया हुआ था कि सूखा सहन करने की शक्ति बाजरे में निम्नलिखित में से किस फसल की अपेक्षा सर्वाधिक होती है, तो ज्वार से सर्वाधिक होती है। तो कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया आपका, इसके लिए किस प्रकार की कम वर्षा चाहिए, जलवायु किस प्रकार की चाहिए, तो कम वर्षा चाहिए। सूखा सहन करने की शक्ति ज्वार की फसल से अधिक होती है। पौधे की बढ़वार के समय जब पौधा बढ़ रहा होता है तो उस समय नम तथा उष्ण जलवायु चाहिए। जब फसल में फूल लग रहे हों, फूल लगने के समय या फिर पकते समय स्वच्छ और आकाश तेज धूप की आवश्यकता होती है। पकते समय वर्षा होने पर कंडुआ रोग लग जाता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कंडुआ रोग। कंडुआ रोग कब लगता है, तो पकते समय वर्षा होने पर, पकते समय वर्षा होने पर, ठीक है। ये मेन बात यह है कि कम वर्षा अपेक्षाकृत शुष्क वाले इलाकों में इसकी खेती करी जाती है, तो बहुत ज़्यादा कोई वर्षा की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो कम वर्षा, कंडुआ रोग, पकते समय वर्षा होने पर इसमें कंडुआ रोग लग जाता है। और जब पौधा वानस्पतिक वृद्धि कर रहा हो तो उस समय नम तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। वहीं फूल लगते समय या फिर पकते समय स्वच्छ आकाश और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ये तो हो गई जलवायु आपकी, ठीक है।
हम बात करते हैं भूमि पर। भूमि से समझते हैं कि भूमि किस प्रकार की इसके लिए अच्छी होती। तो हल्की या दोमट बलुई मिट्टी, ठीक है, इसके लिए किस प्रकार की भूमि आवश्यक होती है दोस्तों? बलुई दोमट मिट्टी। इसके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है। जल निकास अच्छा होना चाहिए, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसके लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर उचित जल निकास नहीं तो इसकी जो बढ़वार है दोस्तों तो प्रभावित होगी। ये जो जलमग्नता की स्थिति होती है, जो जलमग्नता का तात्पर्य है अधिक पानी भराव या अधिक जल भराव की स्थिति या सहन करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। अगर इसे उगाई जाने वाली भूमि को, जहां पर इस बाजरे की खेती करी जाती है, तो उसकी भूमि को क्या कहेंगे? मरु रिगोसोलिक तथा लियोसोलिक के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। रिगोसोलिक तथा लियोसोलिक के नाम से इसको जाना जाता है। और बलुअर दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आमतौर पर अगर वन लाइन की हम बात करें तो इसके लिए बाजरा के लिए बलुई दोमट मिट्टी दोस्तों सर्वोत्तम रहेगी, वन लाइन की अगर हम बात करते हैं। अन्य अगर इसकी मिट्टी को लेकर के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की हम बात करें तो हल्की दोमट बलुई मिट्टी उचित जल निकास प्रणाली या जलमग्नता की स्थिति को सहन नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक पानी भराव नहीं होना चाहिए, उचित जल निकास होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये खेत है दोस्तों, ठीक है, और ये इसकी क्यारियां हैं, तो यहाँ पर पानी बहुत मात्रा में भरे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इनकी उचित जल निकास सिस्टम होना चाहिए, इनका उचित जल निकास सिस्टम होना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग की स्थिति ना होनी पाए, पानी इसमें भरा ना रहने पाए। इसे उगाई जाने वाली भूमि को, अर्थात जहां पर इसकी खेती होती है उसकी भूमि को हम सभी लोग मरु रिगोसोलिक या फिर लियोसोलिक के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि बाजरा की खेती जिन क्षेत्रों पर करी जाती है तो संबंधित भूमि को क्या कहेंगे? तो मरु रिगोसोलिक या फिर लियोसोलिक के नाम से इसको हम सभी लोग संबोधित करेंगे, ठीक है। हम सभी लोग कुछ फर्टिलाइजर की बात करते हैं जो इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उर्वरक की बात करते हैं, संकर प्रजाति के लेकर के उर्वरक की बात करते हैं, और देसी संकर तथा देसी किस्मों को लेकर के हम सभी लोग उर्वरक की बात करते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटास, इसकी क्या मात्रा रहेगी? तो हालांकि आपको अन्य स्रोतों में थोड़ा बहुत हेरफेर इधर उधर मिल सकता है, परंतु आप सभी लोग एक मोटा आंकड़ा याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो उर्वरक वगैरह के एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाना काफी मुश्किल है, तो आप समथिंग याद रखिए। जैसे संकर जो प्रजाति होती है बाजरे की, उसमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन करीब 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस 40 किलोग्राम, वहीं पोटास 40 किलोग्राम। तो फास्फोरस तथा पोटास तो हो गया करीब 40 किलोग्राम, ठीक है, 40 किलोग्राम। वहीं नाइट्रोजन तो हो गया 80 से लेकर के 100 किलोग्राम। ये तो हो गया आपका संकर प्रजाति की, ठीक है। अच्छा, देसी प्रजाति की बात करते हैं। देसी की क्या रहेगी? तो जो हमारी देसी किस्म रहेगी दोस्तों, अच्छा इधर लिखते हैं, एक लाइन खींच देते हैं इसे। इधर हो गया आपका संकर प्रजाति, ये हो गई आपकी देसी प्रजाति। तो देसी प्रजाति की बात करें, जैसे जो नाइट्रोजन है दोस्तों, इसके लिए कितना रहेगा? नाइट्रोजन करीब 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, देसी के लिए 40 से 50 किलोग्राम, ठीक है। देसी के लिए आपका होगा 40 से 50 किलोग्राम। फास्फोरस का रहेगा, फास्फोरस आपका करीब 25 किलोग्राम रहेगा, 25 किलोग्राम। अच्छा, पोटास भी आपका कितना रहेगा? पोटास भी आपका रहेगा 25 किलोग्राम। ये तो हो गया देसी को लेकर के। तो संकर प्रजाति में नाइट्रोजन का इस्तेमाल 80 से लेकर के 100 किलोग्राम करीब करा जाएगा। वही नाइट्रोजन देसी किस्म की बात करें, जब देसी किस्में उगाई जाएंगी तो उसमें नाइट्रोजन करीब 40 से लेकर के 50 किलोग्राम इस्तेमाल की जाएगी। फास्फोरस की बात करते हैं संकर के लिए, जो संकर किस्में उनमें फास्फोरस करीब 40 किलोग्राम, वहीं देसी प्रजातियों में फास्फोरस करीब 25 किलोग्राम इस्तेमाल करी जाएगी। अच्छा, पोटास संकर किस्म के लिए करीब 40 किलोग्राम, तथा इधर देसी किस्मों की अगर हम बात करें तो पोटास आपका करीब 25 किलोग्राम दोस्तों इस्तेमाल करा जाएगा। फास्फोरस तथा पोटास की तो जब हम सभी लोग क्या करेंगे, पूरी मात्रा देंगे, तथा नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ा हेर फेर रहता है। फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा हम सभी लोग पूरी की पूरी दे देंगे, क्योंकि जब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, जब नाइट्रोजन दी जाती है तो उसमें करीब थोड़ा बहुत हेर फेर देखने को मिलता है। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा दोस्ती होती है वह बुआई के समय, ठीक है, बेसल ड्रेसिंग के समय दे देते हैं, और शेष जो आधी बची हुई मात्रा होती है टाप ड्रेसिंग के रूप में दी जाती है, या टाप ड्रेसिंग के समय दी जाती है।
तो आधी मात्रा कब देंगे? बुआई के समय, बेसल ड्रेसिंग के समय। तथा जब शेष जो आधी बची हुई मात्रा होगी नाइट्रोजन की, वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो आगे दिया हुआ भी दोस्तों कि देसी की बात करें, देसी किसमें नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम। ये तो सेम ही है, थोड़ा बहुत उधर मैंने लिख दिया ताकि आप सब लोग तुलना कर पाए, आसानी से याद कर पाएंगे। फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा, ठीक है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय, बेसल ड्रेसिंग शेष आधी टॉप ड्रेसिंग के समय देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए फर्टिलाइजर्स को लेकर के आप सभी लोगों ने पढ़ ली। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बाजरे को लेकर के, उन्हीं को लेकर के हम सभी लोग समझते हैं। मोटे दाने वाली खाद्यान्नों में बाजरे का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान है। जो मोटे दाने वाली खाद्यान्न फसलें होती हैं जैसे ज्वार, बाजरा, ये सभी मक्का वगैरह होते हैं दोस्तों, तो इसमें बाजरे का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बाजरे की जो खेती करी जाती है वह दाने या चारे के लिए करी जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर बाजरा ज्वार से भी अधिक प्रचलित है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर बाजरा जो है ज्वार से भी अधिक लोकप्रिय है। तो लिखा हुआ कि मोटे दाने वाली खाद्यान्न फसलों में बाजरे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाजरे की जो खेती करी जाती है दोस्तों दाने तथा चारे दोनों के लिए की जाती है। किसके किसके लिए? तो दाने के लिए तो हम उगाते ही हैं, दाने के साथ साथ हम सभी लोग चारे के लिए भी उगाते हैं बाजरे को। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां बाजरा जो है ज्वार से भी अधिक लोकप्रिय है, हम कह सकते हैं कि अधिक प्रचलित है। ठीक है, भारत के कुछ पूर्वी भागों में, अभी हमने बताया कि भारत के कुछ पूर्वोत्तर भाग जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सबको अगर हम बात करें छोड़ देते हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती है उनको अगर हम छोड़ दें तो बाजरा देश भर में उगाया जाता है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है। महत्वपूर्ण बाजरा पट्टियों के हमने बारे में बात की, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब क्षेत्रों में बाजरे का अपना एक अहम योगदान भी है। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर बाजरा देश भर में उगाया जाता है। बाजरे की खेती राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रांतों में करी जाती है। इसको तो हमने पहले ही बात कर ली। अब हम बाजरे की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं, पोषण वैल्यू की। किसके बारे में समझते हैं? पोषण वैल्यू क्या है बाजरे की? पोषण वैल्यू, बाजरे में जो प्रोटीन होती है दोस्तों उसको हम समझते हैं कि कौन कौन सी कितना प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। जैसे खनिज लवण है दोस्तों तो करीब 2.7% पाया जाता है, प्रोटीन करीब 11.6% पाई जाती है। ठीक है, वसा फैट जो होती है करीब 5% होती है, कार्बोहाइड्रेट 67% के आसपास पाया जाता है। वहीं इसमें विटामिन ए तथा बी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? बाजरे में प्रोटीन की मात्रा 11.6%, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, 11.6%। वसा जो करीब फैट है दोस्तों 5% पाई जाती है। फैट कितनी पाई जाती है इसमें? तो फैट पाई जाती है 5%, जो कि अपने आप में एक सर्वोत्तम प्रतिशत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 67% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? तो 67%। और खनिज इसमें कितने पाए जाते हैं? खनिज, तो खनिजों की अगर हम बात करें तो 2.7%, यह भी अपने आप में एक अच्छा खासा प्रतिशत है। तो खनिज इसमें 2.7% पाए जाते हैं। इनके साथ साथ विटामिन ए तथा बी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन 11.6%, वसा 5%, कार्बोहाइड्रेट 67%। वहीं खनिज की बात करें तो 2.7%। इसके साथ साथ विटामिन ए तथा बी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होती है बाजरे की फसल में। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, तो मैं इसके आगे स्टार लगाए दे रहा हूँ, आपको अक्सर इससे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये तो हो गया। अच्छा, जो तथ्य इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसके आगे स्टार लगा दूंगा, या फिर किसी भी एग्जाम में आया हुआ है तो मैं आप सभी लोगों को इंडिकेट करते हुए चलूंगा। हमारे देश में गरीब जनता बाजरे को दानों को उबालकर प्रयोग करती है। बाजरे को गरीब जनता का भोजन भी कहा जाता है दोस्तों। तो बाजरे के दानों को उबालकर इसका प्रयोग किया जाता है। जो उत्तरी भारत वाले इलाके हैं, उत्तरी भारत वाले इलाके में जाड़े के दिनों में रोटियों का प्रयोग अधिक होता है। जो बाजरे की रोटी होती है इनका उत्तरी भारत वाले इलाकों में किया जाता है। जैसे उत्तरी भारत के इलाके कौन कौन से आपके हो गए, जैसे कि अभी हमने नक्शा बनाया था, तो
जैसे कि ये वाले इलाके जो हो गए आपके, इधर वाला इलाका आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी इलाके। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं इसमें शामिल होंगे। तो यही इलाके दोस्तों उत्तरी भारत के इलाके कहलाएंगे। इन सब में जब ठंडक आती है तो बाजरे की जो रोटियां होती हैं इस्तेमाल करी जाती हैं, और बाजरे की जो बालियां होती हैं उनको भूना भी जाता है दोस्तों, बालों को भून कर भी खाया जाता है। तो ये तो हो गए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी तथ्य है, और ये तो है ही है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात हो रही है, तो इसको आप सभी लोग याद रखिए। बाजरे के जो पौधे का प्रयोग होता है हरे चारे तथा सूखे रूप में जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो हरे चारे में तो इसको इस्तेमाल करते ही हैं, सूखे चारे के रूप में दोस्तों, सूखे रूप में इसको जानवरों को खिलाते हैं। अच्छा, स्टैब महोदय ने क्या करा था, स्टैब महोदय ने दोस्तों वर्ष 1934 में पेनिसेटम वंश को 6 खंडों में विभाजित कर दिया था। इसके द्वारा तो जो स्टैब महोदय थे वर्ष 1934 में पेनिसेटम वंश को इनके द्वारा 6 खंडों में विभाजित कर दिया गया था, जिसके अंदर करीब 32 इसकी प्रजातियां आती हैं, ठीक है। और पेंसिलेरिया जो खंड होता है, पेंसिलेरिया खंड जो है दोस्तों, उसमें बाजरे को शामिल किया गया है, ठीक है। तो स्टेप ने क्या करा, वर्ष 1934 में पेनिसेटम वंश को कितने खंडों में, तो 6 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसके अंदर करीब 32 जातियां शामिल हैं। कितनी, तो विभाजन के जो 6 खंडों में इसको विभाजित करा तो उसमें करीब 32 प्रजातियां शामिल हैं। पेनिसेलेरिया जो खंड है, कौन सा खंड, तो पेनिसेलेरिया खंड जो है बाजरे के अंतर्गत शामिल है। मान लेते हैं कि इस टाइप के द्वारा विभाजन अगर पूछा जाता है और यह पूछा जाए किसमें शामिल है, तो पेनिसेलेरिया खंड के अंतर्गत बाजरा शामिल होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर बाजरे की खेती अधिकतम या उनका क्षेत्र अधिक है, अधिक क्षेत्रफल पर बाजरे की खेती करी जाती है। तो चीन हो गया, भारत हो गए, पाकिस्तान, मिस्र, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इन सभी का नाम इसमें आता है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है, जब देश की बात करें तो चाइना हो गया आपका, भारत हो गया, पाकिस्तान, मिस्र, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इन सभी के नाम शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि इन यहाँ पर इन देशों में बाजरे का जो क्षेत्रफल है अपेक्षाकृत अधिक है। तो एक राशन देखें तो चीन में सबसे अधिक है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। अब भारत में बाजरा, राजस्थान, ठीक है। अब हम भारत में जो बाजरे के उत्पादन के अग्रणी जो राज्य हैं बाजरे को लेकर के, उन सब पर नजर डालते हैं। तो राजस्थान हो गया आपका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में अधिकतर बाजरे के अधिक क्षेत्रफल पर बाजरे की खेती करी जाती है। अच्छा, हम सभी लोगों ने इसका प्रतिशत पर बात कर ली भी पूर्व में कि कितना प्रतिशत किन किन राज्यों को मिला करके शामिल है। तो जो सर्वोत्तम है भारत में बाजरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल पर बाजरे की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती मुख्यतः मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद आदि जिलों में की जाती है। मंडल कौन कौन से हैं, तो कानपुर, हमने भी मंडलों पर भी बात की थी दोस्तों आरंभ में। ये देखिए, पूर्व में हम सभी लोगों ने मंडल को भी समझा था, किस किन किन मंडलों में इनकी खेती करी जाती है। जैसे कि बरेली हो गया आपका, कानपुर हो गया, आगरा, इन सब मंडलों में करी जाती है। ये भी के याद रखिए आप सभी लोग। अब जब बात जिलों की करी जाती है दोस्तों, तो किन किन क्षेत्रों में, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद आदि सभी जिलों में भी इनकी खेती बाजरे की होती है, ठीक है। सॉरी दोस्त। तो मथुरा हो गया आपका, आगरा हो गया, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में जो जिले हैं दोस्तों, इसमें बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश में करी जाती है। हालांकि आप सभी लोग इतना याद रखिए कि कौन सा जिला किस जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो सभी लोग जब उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक पीडीएफ में आप सभी लोगों को करा देंगे। तो अभी तो खैर ऐसे ही समझते हुए चलते हैं। बाजरे में भूमि की सतह से ऊपर की गांठों पर स्थित कलियों से भी जड़ें निकलती हैं, उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, इसको समझते हैं, तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार आया हुआ ही है, एक बार आया भी है। तो बाजरे में भूमि की सतह से ऊपर की गांठों पर स्थित कलियों से भी जो जड़ें निकलती, मान लेते हैं ये कि फसल है, ठीक है, और ये आपकी भूमि की सतह है, ये सतह। तो कह रहा है कि सतह से ऊपर की गांठों पर स्थित कलियों से जो, अब मान लेते हैं कि ये फसल में बाजरे की जो तना है दोस्तों, उसमें ये गांठें पड़ी होती हैं। अब कह रहा है कि इनसे जड़ें निकलती हैं, ठीक है, इनसे
ऐसे ऐसे करके जो जड़ें निकली होती हैं, इन सबको हम सभी लोग क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। इन सबको हम सभी लोग क्या कहते हैं? तो जो बाजरे में भूमि की सतह से ऊपर की गांठों पर स्थित कलियों से निकलने वाली जड़ों को हम सभी लोग प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बाजरों में जो स्पाइक्स होती हैं दोस्तों, इनकी संख्या करीब 1 से 4 तक की होती है। जो स्पाइक्स होती है इनकी संख्या करीब 1 से 4 तक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, 1 से 4 तक के इनकी संख्या पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, जो पुष्पक्रम में लगभग 800 से 800 करीब रेलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक पुष्पक्रम में लगभग 800 रेलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बाजरे के पुष्प स्त्री पूर्व, कहने का तात्पर्य है कि प्रोटोजीनियस होते हैं। बाजरे के जो पुष्प होते हैं किस प्रकार होते हैं, इसको याद रखिए आप सभी लोग। बाजरे के अगर हम पुष्पों की बात करते हैं तो प्रोटोजीनियस टाइप होते हैं, अर्थात उसमें मादा अंग नर अंग से पहले परिपक्व हो जाता है। तो प्रोटोजीनियस का तात्पर्य क्या है? जो बाजरे का पुष्प होता है प्रोटोजीनियस टाइप का होता है। तो प्रोटोजीनियस टाइप की अगर हम बात करते हैं, कहने का तात्पर्य यह हुआ जो मादा अंग होते हैं दोस्तों, नर अंगों से पहले मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्वता उनमें पहले आती है नर अंगों की अपेक्षा। ठीक है, तो उसे हम सभी लोग प्रोटोजीनियस कहते हैं। तो प्रोटोजीनियस के अंतर्गत बाजरे की जो फसल होती है वह शामिल है। अच्छा, बाजरे में परसेचन होता है, कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों बाजरे की पुष्प शाखा में पुष्प पहले ऊपर के भाग में आते हैं, मुख्य तने से निकली दोजियों तथा शाखाओं पर पुष्प मुख्य तने की अपेक्षा देर में आते हैं। तो बाजरा जो फसल होती है परसेचन प्रकार की है। ठीक है, बाजरे में फूल आने के करीब 4 से 5 सप्ताह बाद दाने पककर तैयार हो जाते हैं। जब बाजरे के पौधे में, जब बाजरे की जो फसल होती है उसमें जब फूल आने लगते हैं तो करीब उसके 4 से 5 सप्ताह बाद दाने पककर क्या होते हैं? तैयार होने लगते हैं। ठीक है, जो बाजरे के दाने होते हैं, जब दाने जो बाजरे के पककर तैयार होते हैं तो दाने होते हैं दोस्तों कैरियोप्सिस प्रकार के होते हैं। तो बाजरे के जो दाने होते हैं कैरियोप्सिस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बाजरे में जब फूल आने लगते हैं उसके करीब 4 से 5 सप्ताह बाद, कहने का तात्पर्य है करीब 30 से 35 दिन के अंतर्गत इसमें दाने जो पक्के तैयार हो जाते हैं। तो जो दाना होता है उसको कैरियोप्सिस प्रकार का कहा जाता है। आगे दिया हुआ भी कि बाजरे का जो बीज होता है कैरियोप्सिस कहलाता है। ठीक है, तो हमने अभी पूर्व में भी कहा था कि बाजरे में ज्वार से अधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। इसकी खेती करीब 40 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर करी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में 40 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वहां पर भी बाजरे की खेती आसानी से करी जा सकती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर बाजरे को उगाया जा सकता है। ऐसा कोई दोस्तों ये नहीं कि 40 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर भी खेती करी जा सकती। ऐसा नहीं कि मतलब जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में नहीं करी जा सकती है, परंतु बहुत ही अपेक्षाकृत इसका कम देखने को स्थान मिलता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों पर भी बाजरे की खेती करी जा सकती है। और पौधे की बढ़वार के लिए जब बढ़ रहा होता है तो नम तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। वहीं हमने पूर्व में जलवायु में बात भी करी थी। बाकी जैसे जब पक रहा होता है तो उसके लिए स्वच्छाकाश अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। दिया हुआ भी कि फूल आते समय, पकते समय स्वच्छाकाश तथा तेज धूप की आवश्यकता होती है। फूल आते समय वर्षा, जब फूल आने लगते हैं तो वर्षा जैसे हो जाती है तो उसमें दाने नहीं बन पाते हैं और कंडुआ रोग की भी संभावना होती है कि लग जाए। अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे मान लेते हैं बारिश जब होती है दोस्तों तो फूल क्या होते हैं, वो सभी गिर जाते हैं अपेक्षाकृत, उनमें कमी होती है, विभिन्न प्रकार के रोग भी लगने लगते हैं नमी के चलते। तो यही कहने का तात्पर्य कि उसमें दाने नहीं बन पाएंगे जब वर्षा होगी। पकते समय वर्षा होने पर बालियों में कंड रोग का प्रकोप हो जाता है। बाजरे में फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक उच्चतम तापक्रम की आवश्यकता होती है। कितना? तो उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। जब बाजरे की फसल बोई जा रही हो उससे लेकर के जब तक कि बाजरे का फसल का कटान ना हो जाए तब तक उच्च तापक्रम की आवश्यकता रहती ही रहती है। बाजरे की सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? 28 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी इसको फ़ारेनहाइट में भी पूछा जाता है तो आप सभी लोग फ़ारेनहाइट में इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाजरे की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। कितना इसका तापक्रम होता है? तापक्रम तो करीब 28 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। ठीक, 28 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान अच्छा माना जाता है बाजरे की फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए।
जो उत्तरी भारत वाले इलाके हैं, हमने अभी उत्तरी भारत वाले इलाके के बारे में बात करी थी, जो इन क्षेत्रों में स्थित वाले इलाके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बाजरे की खेती करी जाती है खरीफ मौसम में करी जाती है। ठीक है, गर्मी के मौसम में भी उगाते हैं बाजरे की खेती, आमतौर पर जो उत्तरी भारत वाले इलाके हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि खरीफ मौसम में करी जाती है। जलवायु के अंतर्गत हमने अभी बात भी करी थी कि भूमि के लिए जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, जल भरान की स्थिति को सहने में सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों। तो आज तक का लेक्चर दोस्तों हम सभी लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम सभी लोग जो बाजरे से संबंधित बचे हुए तथ्य हैं उन सब पर बात करेंगे अगले दिन। उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा टॉपिक है, हमने इसका अभी थोड़ा कंटेंट रेडी भी हो रहा है। तो क्या करा हमने, इसके जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे हुए, उन सबको भी हमने शामिल किया है, तो ताकि आप सभी लोगों के एग्जाम के लिहाज से जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट है वो छूटने ना पाएं। खैर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाय बाय।